हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू एट एस.एन. बोस फिजिक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के बारे में और बीएससी फर्स्ट ईयर का कौन सा पेपर। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का आपका जो थर्ड पेपर और वो कौन सा है आपका ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी के बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ वो यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर का पैटर्न है। अदर जो भी आपकी यूनिवर्सिटीज़ है उन सब के अंदर भी सिलेबस है वो सेम रहने वाला है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन यूनिट का ज़रूर इधर उधर हो सकता है। या कई यूनिवर्सिटियाँ हैं जैसे एमडीएस यूनिवर्सिटी है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन है तो अपन शॉर्ट क्वेश्चन साथ में कर रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसका पैटर्न है बड़े क्वेश्चंस के लिए, तो वो स्टूडेंट्स केवल बड़े क्वेश्चंस पर ध्यान रखें, तो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, वो आप मैच ज़रूर कर लें। बाकी हमारा पैटर्न है वो सारा सेम रहने वाला है। अच्छा, 2022 का जो हमारा पेपर है वो मैं डिस्कस यहाँ पर जो कर रहा हूँ आपका कि ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ वो शेखावाटी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। अदरवाइज जैसे ये 4 यूनिवर्सिटी एक साथ बनी थी, पहले इनकी मदर यूनिवर्सिटी अपन कहें 2015 में तो राजस्थान यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। इससे एक साथ में यूनिवर्सिटी जो बनी थी पीडीएसयू, ये सीकर के लिए बनी थी। एक मत्स्य यूनिवर्सिटी अपने बनी थी भरतपुर के लिए, है ना, तो मत्स्य यूनिवर्सिटी तो वो उससे बनी थी। एक भरतपुर की यूनिवर्सिटी बनी थी। तो इस प्रकार से ये 4 यूनिवर्सिटी इसकी हो गई थी, तो उनका भी सिलेबस और ये जो अपन सिलेबस की बातचीत कर रहे हैं इसमें कोई 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है और वो पॉइंट आपको अपने यूनिवर्सिटी से मैच करना होगा, ठीक है ना। बाकी हमारे क्वेश्चंस हैं वो सारे सब जगह सेम हैं, कहीं पर भी उसमें कोई डाउट अपने को नहीं रखना चाहिए। ये कई स्टूडेंट्स ने कमेंट करके पूछा है, इसलिए मैंने आपको ये बताई है ये बातें। तो अभी इस बार मैं कह रहा था कि पीडीएसयू जो यूनिवर्सिटी है शेखावाटी यूनिवर्सिटी है, इसका पैटर्न है कुछ चेंज हो गया है। जैसे 4 यूनिट से कितनी हो गई, यूनिट हो गई आपकी 5, और प्रत्येक यूनिट यानी यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन जो पहले 9 नंबर के आते थे अब क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे, 10 मार्क्स के आएंगे, ठीक है ना। तो मार्क्स का तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ा है, एक ही मार्क्स बढ़ा है, लेकिन एक फ़र्क पड़ गया, पहले जो 1.5 नंबर का आता था वो अब 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन, ठीक है ना। मार्क्स भी एक है, क्वेश्चन भी आपका एक है, ओके। और ऐसी यूनिट पहले 4 थी, अब हो जाएगी 5 यूनिट हो जाएगी तुम्हारी, और 5 यूनिट का सिलेबस वही है जो पहले था, चेंजेज नहीं है, लेकिन उसका यूनिट 5 बना दी तो उसके बेस पर थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। और आपकी जो भी सॉल्व्ड पेपर है उनके अंदर 4 यूनिट के हिसाब से ही सारा डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ देखेंगे तो आपको जो शेखावाटी यूनिवर्सिटी है उनको बेनिफिट हो जाएगा। और पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन की कम बात किया करते थे, क्योंकि जैसे एमडीएस यूनिवर्सिटी है, मोहनलाल सुखाड़ी यूनिवर्सिटी है, उनकी बातचीत करें तो वो शॉर्ट क्वेश्चन ऑलरेडी पहले से उनके एडेड है, और वहीं से शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने ये पैटर्न है ये उठाया है, ठीक है ना। तो 5 यूनिट है और यूनिट वाइज अपन देखें तो 10 क्वेश्चन, यानी एक क्वेश्चन एक यूनिट से तुम्हारी एक यूनिट से कितने हो गए, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो हो गए। तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो तो ये हो गए, ठीक है, यानी 2 नंबर। अब 10 नंबर अगर घटा दें 23, तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं आपके, 33 मार्क्स है, उसमें से 10 तो हो गए आपके शॉर्ट क्वेश्चन, बच गए कितने, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बच गए, और ये भी 5 में डिवाइड करते हैं तो लगभग तुम्हारा 4.5 मार्क्स का ये तुम्हारा एक यूनिट का आता है, ठीक है ना। एक यूनिट का कितने आता है, 4.5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है। अब ये एक अकेला भी 4.5 का हो सकता है, या फिर 3 + 1.5 इस प्रकार से भी ये हो सकता है, या फिर 2 + 2.5 इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ ऑप्टिक्स की तो ये सेट भी अच्छा बैठता है इसके अंदर, अदरवाइज़ ये सेट भी ठीक बैठता है, ठीक है। तो वो एग्जामिनर के ऊपर है कैसा क्वेश्चन अपने को देगा, तो वो सारी अपन बातचीत है वो हम विस्तार से करने वाले हैं। इसमें कंटिन्यू जुड़े रहिए इस चैनल के लिए, क्योंकि ये जो ऑप्टिक्स का आपका पेपर है वो काफ़ी लेंदी पेपर माना जाता है, ठीक है ना, और वास्तव में है भी। लेकिन मैं ये श्योर कह सकता हूँ गारंटी के साथ में कि इस क्लास के बाद में आपको फील होगा कि नहीं ये लेंदी पेपर नहीं है,
और आप जितना कवर कर पाएंगे, यानी 5-10 दिन भी अगर आप देते हैं तो मिनिमम 20 नंबर का तुम्हारा स्कोर है वो आराम से हो जाता है। और अगर कंप्लीट 5 की मैं कहता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी कर लेते हैं तो आप फुल में से फुल मार्क्स भी इसमें ऑप्टिक्स में लेकर आ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट वाइज सेक्शंस के बारे में। तो अब हम डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। यूनिट नंबर फर्स्ट जो है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, कला संबद्धता से आप क्या समझते हैं। कला संबद्धता यानी फेज कोहेरेंस इसको हम कहते हैं। और ये दो प्रकार की होती है, कालिक व स्थानिक संबद्धता। कोहेरेंस क्या होता है, देखो कालिक संबद्धता क्या होती है कि दो तरंगे हैं और दोनों सेम फेज में हो, ठीक है ना। अब दो कंडीशन होते हैं, एक तो एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए वो हो, और दूसरा हम कह सकते हैं कि एक निश्चित लोकेशन के लिए हो। तो अगर टाइम पीरियड के लिए होता है तो वो कहलाती है कालिक या टेम्परल कोहेरेंस, ठीक है। और अगर स्थानिक संबद्धता यानी एक स्थान के लिए हो तो वो कहलाती है तुम्हारी स्पेटियल कोहेरेंस, ठीक है ना। दूसरा है तरंगाग्र व इसके प्रकार। तरंगाग्र क्या होता है, वेव फ्रंट। हम जानते हैं कि प्रकाश होता है वो तरंगाग्र के रूप में आगे गति करता है। जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पर प्रकाश है तो प्रकाश का तरंगाग्र किस प्रकार से गति करेगा, आगे की ओर गति करता है, ये पीछे गति नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये चारों तरफ इसके राउंड है। अब ये राउंड सा क्यों है, क्योंकि ये बीच में क्या है तुम्हारा गोलीय है, ठीक है ना। कोई पॉइंट आपके पास में है, वैसी कंडीशन है। तो अलग अलग तरंगाग्र हो सकते हैं और तरंगाग्र किस पर डिपेंड करेगा, सोर्स ऑफ लाइट पर आपका डिपेंड करेगा, प्रकाश स्रोत पर डिपेंड करेगा। प्रकाश स्रोत गोलीय हो सकता है, बेलनी हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। तो तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं वो समझाइए। ये तुम्हारा देखो कला संबद्धता जो है वो 1 नंबर का क्वेश्चन है। ये तरंगाग्र है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, यानी मैंने कहा था आपको कि ये प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश जा रहा है तो तरंगिकाओं के रूप में। अब देखो यहाँ पर ये क्या कहलाता है तुम्हारा, प्राथमिक तरंगाग्र कहलाता है। और प्राथमिक तरंगाग्र का प्रत्येक बिंदु एक नवीन प्रकाश स्रोत के समान कार्य करता है, और इससे जो उत्सर्जित होगी तो ये क्या कहलाती है तुम्हारी, द्वितीयक तरंगिकाएं कहलाती है। तो ऐसे 3-4 पॉइंट लिख देते हैं तो ये क्या हो जाता है तुम्हारा हाइगन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। ये भी आपका तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। स्थायी व्यतिकरण के लिए आवश्यक प्रतिबंध, ये भी तुम्हारा क्या है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। स्थायी व्यतिकरण या अपन कहते हैं इसको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, ठीक है ना। अब इसके अंदर ये जो आपकी यूनिट है ना, ये सारी की सारी फर्स्ट यूनिट इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि इसमें पूरा इंटरफेरेंस आता है, व्यतिकरण आता है। अच्छा, व्यतिकरण होता है क्या है आप जानते होंगे कि दो तरंगे जब आपस में मिलती है तो अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, ठीक है ना। और ये प्रकाश की जो घटना है ये क्या कहलाती है तुम्हारी, व्यतिकरण कहलाती है। ओके, अब इसको सबसे पहले यंग के द्विस्लिट प्रयोग में समझाया गया है। ये तुम्हारा बड़ा क्वेश्चन है, 3 नंबर या 4.5 नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यंग के द्विस्लिट प्रयोग, यंग ने क्या किया कि एक गत्ता लिया और उसके 2 छेद निकाले, ठीक है। और उसके बाद में उसके आगे पर्दा लगा दिया और उस पर कई जगह उनको डार्क पॉइंट्स मिले, कहीं पर उनको ब्राइट फ्रिंज मिले, यानी अपन कहते हैं संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण मिली। तो संपोषी और विनाशी व्यतिकरण का सबसे पहले किसने बताया था, यंग ने बताया था। तो ये तुम्हारा आ गया यंग का द्विस्लिट प्रयोग, ठीक है। इसके बाद में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है तुम्हारा फ्रेनल द्विप्रिज्म। तो फ्रेनल दूसरे थे, उन्होंने इसके बारे में कहा। अच्छा, ये 2 प्रकार से होता है, एक तो एम्पलीट्यूड यानी प्रकाश जो आ रहा है उसका एम्पलीट्यूड का विभाजन होता है, आयाम का विभाजन। तो आयाम का विभाजन तो आगे इनके अंदर होता है, ठीक है। और एक दूसरा तरीका है तो वो किसके अंदर आता है, फ्रेनल के द्विप्रिज्म में आता है। तो फ्रेनल ने एक प्रिज्म लगाकर इसको, इस घटना को, व्यतिकरण को दर्शाया, तो वो क्या होती है तुम्हारी फ्रेनल द्विप्रिज्म है, ठीक है। अब फ्रेनल द्विप्रिज्म का सिद्धांत बताइए और उसकी प्रायोगिक व्यवस्था। तो उन्होंने, फ्रेनल ने ऑप्टिकल बेंच ली, उस पर ऑप्टिकल ये आपका प्रिज्म लगाया और उसके अंदर से प्रकाश को गुजारा। ये सारी इसके अंदर है, ठीक है ना। तो ये सीधा क्वेश्चन ये भी आ सकता है, या फिर इसके अनुप्रयोग भी बहुत अच्छे हैं। एक वर्णी प्रकाश का तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए, किसको काम में लेते हुए, फ्रेनल द्विप्रिज्म को। या फिर पारदर्शी पतली फिल्म की मोटाई है वो ज्ञात कीजिए। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। अब देखो इसमें ये तुम्हारा 4.5 नंबर अकेला ही कवर कर सकता है, ठीक है ना। अगर मैं इस यूनिट के 2 पोर्शन करता हूँ तो मुझे ये लगता है कि, देखो मेरी इमेजिनेशन है, मुझे ये लगता है कि ये तुम्हारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया,
ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कोई बाउंडेशन नहीं होती है, कहीं से भी आ सकते हैं। बड़े क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो इसमें 2 ही क्वेश्चन तुम्हें मिले, एक तो फ्रेनेल द्विप्रिज्म का सिद्धांत और उसके अनुप्रयोग, और दूसरा है यंग का द्विस्लिट प्रयोग। तो ये 2 क्वेश्चन आप ढंग से तैयार कर ले तो आपका एक क्वेश्चन तो इधर से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब बच गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए तो अब देखो अपने को एक करना रहता है एग्जाम में, या तो तुम ये कर लो या फिर तुम ये वाला पोर्शन कर लो, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी है वो आप करें। किसी बच्चे ने पढ़ रखा है, उसको ये इजी लगता है तो ये पोर्शन करेगा, उसको लगता है कि इधर कम क्वेश्चन है तो ये करे, तो ये भी कर सकता है, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो और ये इसके अंदर इधर क्या आता है, पतली फिल्मों में व्यतिकरण, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। 2023 में मैं कह सकता हूँ कि अथवा में ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए, और एक फ्रेनेल द्विप्रिज्म के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये 2023 में तुम्हारा पूछ लिया जाना चाहिए। प्रोबेबिलिटी है, ऐसा गारंटी नहीं है, लेकिन 90% तक कह सकते हैं अपन कि ये क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, ठीक है ना। अब परावर्तित देखो, पतली फिल्मों में व्यतिकरण को समझाइए, और इसमें 95% जो हर बार पूछा जाता है वो परावर्तित किरणों में व्यतिकरण के बारे में पूछा जाता है, ठीक है ना। और इसके संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में, संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में पूछा जाता है। और ये आप देख सकते हैं, इसको परावर्तित किरणों को अपन क्या कह सकते हैं, रिफ्लेक्टेड रेज भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा इसका जो क्वेश्चन है ये तुम्हारा अच्छा क्वेश्चन है, 1 या 1.5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हेडिंजर फ्रिंजे या सम आनत फ्रिंजे किसे कहते हैं। तो देखो हमने कहा कि हमारी फिल्म है ये क्या है, समान मोटाई की है, ठीक है। और अगर इस समान मोटाई की फिल्मों पर इक्वल, मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर समान एंगल पर कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है तो वो एक वृत्ताकार पथ का निर्माण करती है, ठीक है। इससे जो फ्रिंज प्राप्त होती है वो भी कैसी होती है, वृत्ताकार फ्रिंज प्राप्त होती है, मोटाई उसकी समान रहती है और वृत्ताकार फ्रिंज प्राप्त होती है। तो ये वृत्ताकार फ्रिंज प्राप्त होती है तो ये क्या कहलाती है, तुम्हारी हेडिंजर फ्रिंज या समानत फ्रिंज। ये इंग्लिश में इसको इक्वल इंक्लाइनेशन फ्रिंज भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 1 नंबर का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो 2 क्वेश्चन है, एक तो हेडिंजर और एक फिजो फ्रिंज। तो ये दोनों क्वेश्चन हैं, ये इनमें से दोनों में से एक पूछ लिया जाना चाहिए। अब अलग अलग क्या है इसका, तो ये जो पाथ होता है, मतलब जो फ्रिंज मिलती है वो मिलती है वृत्ताकार, और इसकी जो फ्रिंज मिलती है वो कैसी मिलती है, ये समान मोटाई की फ्रिंज मिलती है, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाती है, तुम्हारी फिजो फ्रिंज, और ये किसमें, फानाकार पतली फिल्मों में मिलती है, ठीक है। तो ये हमारा एक यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि ये एक क्वेश्चन है वो हो गया, ठीक है ना। ये पतली फिल्मों में व्यतिकरण हो गया। दूसरा है फनाकार पतली फिल्मों में व्यतिकरण। जैसे इसमें मैंने कहा था कि ये कैसी होती है, इस प्रकार से होती है, तो ये वी शेप्ड होती है, ये फिल्म ऐसी होती है, इसमें इंक्लाइंड सरफेस होता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर यहाँ पर वही सारा कार्य करते हैं, परावर्तित प्रकाश किरण के लिए अपन ज्ञात करते हैं इसमें संपोषी और विनाशी व्यतिकरण। ओके, इसकी भी फ्रिंज चौड़ाई ज्ञात करनी रहती है, फिजो फ्रिंज है या स्थानीय फ्रिंज है, ये मैंने आपको बता ही दिया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, चाहे तो आप देख सकते हैं। अब दोनों में से एक होता है। अब ये न्यूटन वलय, अगर ये नहीं आएगा तो फिर ये तो कन्फर्म उसको पूछना ही पड़ेगा, ठीक है ना। या तो ये पूछ ले, ये नहीं पूछेगा तो उसको न्यूटन वलय तो निश्चित रूप से आना ही है। 2 क्वेश्चन के बारे में कह सकता हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, कम नहीं है। तो अगर आपको ये पोर्शन करना है तो इसके क्वेश्चन कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। और इसमें न्यूटन वलय का सिद्धांत, न्यूटन वलय क्या होता है, अगर ये अकेला पूछ लिया जाए तो 1 नंबर का भी पूछा जा सकता है, लेकिन न्यूटन वलय आपको पेपर में देखने को मिलेगा। पिछली बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल पोर्शन है वो पूछा गया था। तो न्यूटन वलय का सिद्धांत बताइए, इसकी प्रायोगिक व्यवस्था को समझाइए, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसमें एक वर्णी परावर्तित प्रकाश में न्यूटन वलयों के व्यास का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। और व्यास भी कैसे, 2 प्रकार के, तो दीप्त वलयों के व्यास और अदीप्त वलयों के व्यास, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए, ये हो गया। पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक है वो ज्ञात कीजिए। अब देखो इसमें कंपैरिजन करो, एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य, एक वर्णी ये प्रकाश का तरंग दैर्ध्य आ गया सेम। पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक, पारदर्शी पतली फिल्म की मोटाई,
ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको दिखने में सेम दिख सकते हैं, लेकिन ये फ्रेनल आ गया यहाँ पर और ये आ गया आपका न्यूटन वलय। आगे भी आप देखेंगे ये सेम काम है, वो अपन अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन क्वेश्चन है वो अलग अलग हो सकता है। तो हमारे यूनिट का बड़े क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 पार्ट होंगे उसमें। यहाँ पर जैसे इसका यूनिट फर्स्ट का आ जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और उसका पार्ट ए हो जाएगा, मान लीजिए ये तुम्हारा 3 नंबर का, और पार्ट बी ये 1.5 नंबर का हो गया। और अथवा में क्वेश्चन सेकंड, और सेकंड का पार्ट ए और पार्ट बी, इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें एक तरफ इंटरफेरेंस का आ जाएगा और एक तरफ ये जो फिल्में और ये न्यूटन वाला है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ गया। तो आप दोनों में से अच्छा तैयार कर सकते हैं, और आपको कंप्लीट तैयार करना है तो भी कर सकते हैं। क्या पता एग्जामिनर कहाँ से कौन से क्वेश्चन दे दे, तो भी आप 1, 2 और 3 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो इसमें से 100% आपको मिल ही जाएगा। न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी आप तैयार कर सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में तो कम पूछा जाता है। बाकी देखो अब इसमें छोटे क्वेश्चन कितने हो गए, काउंट करते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, 6 और 7 क्वेश्चन में से 2 नंबर तो तुम्हारे वो आ जाएंगे, और हो सकता है 2 ही नहीं, उसमें जो 1.5 नंबर का क्वेश्चन है वो भी एक इसमें आ जाए। तो 2 और 3 3.5 नंबर पर 7 में से हो गए। बचे बड़े क्वेश्चन, तो बड़े क्वेश्चन 4.5 का भी हो सकता है या 3 नंबर का, तो उसके लिए 1, 2 और 3 क्वेश्चन है वो तुम्हारे को मिल गए। तो 3 में से 1, 2 आ रहे हैं, क्या घाटे का सौदा है। तो इतना तो मिनिमम आपको करना ही है अगर एक ये पहली यूनिट आपको तैयार करनी है। तो ओवरऑल तुम्हें कितने ये यूनिट दे देगी, तो ये ओवरऑल तुम्हें यूनिट फर्स्ट है ये 6.5 मार्क्स तुम्हें दे देगी। 2 + 4.5 इस प्रकार से डिवाइडेशन तुम्हारा हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 के बारे में। और सेकंड यूनिट क्या कहती है अपने को, देखो इस यूनिट के 2 पोर्शन अपन कर सकते हैं या 3 भी कर सकते हैं। पहला जो पोर्शन है इस यूनिट में जो शेखावट यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग, एक में व्यतिकरण जो इंटरफेरेंस का एक पार्ट है माइकलसन व्यतिकरण मापी, और से आपकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ अपन गए से जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, अदर यूनिवर्सिटी है, उनके अंदर व्यतिकरण फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट है, ठीक है ना। और सेकंड यूनिट है उनकी, उसके अंदर विवर्तन है, डाइफ्रैक्शन है, उसमें फ्रेनल और फ्राउनहोफर दोनों आ गए। थर्ड यूनिट जो है वो ध्रुवण है, और फोर्थ यूनिट है वो लेजर और उसके अंदर आ जाती है, ऐसा सबके अंदर है। यहाँ 5 यूनिट कर दी, तो इसमें सेकंड यूनिट में जो व्यतिकरण इंटरफेरेंस है उसका एक पार्ट आ गया माइकलसन व्यतिकरण मापी का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पिछली बार माइकलसन व्यतिकरण मापी का जो पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग था 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ था माइकलसन व्यतिकरण मापी अकेले का, लेकिन अब सिलेबस चेंज हो गया। तो अब मुझे लगता है कि माइकलसन व्यतिकरण मापी जो, क्योंकि इंटरफेरेंस का पार्ट है और इसमें थोड़ा सा और ऐड कर दूं, जैसे और ऐड क्या करें, तो इसमें विवर्तन का थोड़ा मतलब फ्रेनल के अर्धावर्ती कटिबंधों तक यहाँ तक अपन ऐड कर देते हैं इसको, कि यहाँ तक का एक पार्ट और इसके बाद का क्या हो जाएगा, दूसरा पार्ट हो जाएगा। या ये भी हो सकता है कि माइकलसन व्यतिकरण मापी अकेला एक पार्ट हो जाए और शेष वो दूसरा पार्ट हो जाए, ठीक है ना। लेकिन आप डिस्कस करते हैं क्वेश्चन कैसे होंगे सामने आपके। तो माइकलसन व्यतिकरण मापी से पूछने वाले क्वेश्चन कौन से, एक पार्ट में तो एक ही क्वेश्चन है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट ही है। अब इसमें देखो एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना। अब ये एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य न्यूटन वाला इसे भी ज्ञात किया था। एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य था वो फ्रेनल के द्विप्रिज्म से भी ज्ञात किया था, और वही का वही काम किससे कर रहे हैं आप, माइकलसन व्यतिकरण मापी से करते हैं। माइकलसन व्यतिकरण मापी, या इसको हम क्या कहते हैं, इंटरफेरोमीटर, ऐसा भी अपन इसको कह सकते हैं इंग्लिश में। कई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी, उनका कमेंट आता है कि सर हमें इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बताए जाए, इसलिए मैं साथ के साथ बताते जा रहा हूँ। एक वर्णी प्रकाश का तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना, ठीक है। तो तरंग दैर्ध्य आप वेवलेंथ ज्ञात करेंगे, तो एक क्वेश्चन हो गया आपका। दूसरा है पतली फिल्म का अपवर्तनांक ज्ञात करना, ये कार्य उससे भी किया था। अब डिफर कौन कर रहा है तुम्हारा, अब किससे काम करोगे, यही दोनों काम पहले कर चुके हैं, तो अब किसके द्वारा कर रहे हैं, माइकलसन व्यतिकरण मापी के कारण। ये अलग आ गया इसका मीटर का मानकीकरण, ठीक है। और दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग दैर्ध्य का अंतर ज्ञात करना। ये चारों ही अगर कोई माइकलसन व्यतिकरण मापी पढ़ता है तो उसकी संरचना पढ़ना, उसका सिद्धांत पढ़ना एक काम हो गया। उसके बाद में इसको 4 ये टॉपिक है वो करने हैं, और इसके बाद में न्यूटन फ्रिंज और माइकलसन
फ्रिंज है उसमें अंतर है वो बताना है आपको। ओके, तो ये वाला काम करना है। और एक क्वेश्चन और आ गया आपका प्रतिकारी प्लेट का कार्य। तो प्रतिकारी प्लेट का कार्य है ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। बाकी सारे हैं ये जो अंतर हैं ये भी तुम्हारा कितना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। हेडिंजर और फिजोफ्रिंजो की बातचीत हम पिछले बार कर चुके, लेकिन जो तुम्हारे सिलेबस है उसमें ये इस यूनिट में डाला हुआ है, जबकि कायदे से उस यूनिट में होना चाहिए था, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि ये जो तुम्हारा, क्योंकि पर्याप्त पार्ट है ये, इतना क्वेश्चन है वह पर्याप्त है, तो हम मान लेते हैं कि इतना जो पोर्शन है आपका वो क्या हो गया तुम्हारा, यूनिट सेकंड का हाफ पोर्शन हो गया, ठीक है। अब अगले में चलते हैं। अब अगले क्वेश्चन के अंदर डाइफ्रैक्शन या विवर्तन क्या होता है। तो देखो व्यति और आगे वाला क्वेश्चन ये बता रहा है तुम्हें व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो प्रकाश की 2 तरंगें आती है, देखो ये एक प्रकाश की ये एक तरंग आ गई, और ये दूसरे प्रकाश की इसी की एक दूसरी तरंग आ गई, ये तीसरी आ गई। तो ये तीनों क्या हो रही है, मिक्स हो रही है। अगर मिक्स होती है तो ये क्या कहलाता है, तुम्हारा इंटरफेरेंस कहलाता है। बट इसके सामने अगर कुछ मैंने यहाँ पर प्रतिरोध रख दिया, ब्लॉक कर दिया इसको, तो ये तरंग क्या होगी, यहाँ से बाधित हो जाएगी, इसको क्रॉस करके तो नहीं जा पाएगी, लेकिन या तो इसके ऊपर से निकल जाएगी या नीचे से अगर कैपेसिटी इसकी है तो निकल जाएगी, नहीं तो यहीं ब्लॉक हो जाएगी। और एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जैसे ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों में विवर्तन का अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ध्वनि तरंग जो होती है वो 1 मीटर की होती है रेंज उसकी। तो वो क्या करती है, जैसे मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ तो यहाँ से बाहर आप बहुत दूर जाएंगे तो सुन नहीं पाएंगे आवाज़ को, क्योंकि कमरा बंद रहेगा तो उससे बाहर ज़्यादा गूंजेगा नहीं, ठीक है। लेकिन प्रकाश की किरण है उसको आप ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर सकते, वो घूम फिर कर भी निकल जा सकती है। तो प्रकाश की रेंज ज़्यादा होता है। ऐसा भी एक क्वेश्चन तुम्हारा 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है। अब ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन तुम्हारा आ गया, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंध। ये हर बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ये पिछली बार भी पूछा जा चुका है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये 2023 में पूछ लिया जाना चाहिए फिर से। अब ये अगर फ्रेनेल के केवल अर्धावर्ती कटिबंध से आप क्या समझते हैं, तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और इसके nवें अर्धावर्ती कटिबंध की त्रिज्या ज्ञात करो और nवें अर्धावर्ती कटिबंध का क्षेत्रफल है वो ज्ञात कीजिए। nवें का ज्ञात कीजिए, n-1वें का ज्ञात कीजिए, और सभी का क्षेत्रफल क्या आता है, समान आता है, ठीक है। तो इस प्रकार से भी ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। यानी फ्रेनेल का अर्धावर्ती कटिबंध तुम्हें निश्चित रूप से एग्जाम में मिल जाएगा, चाहे इसके फॉर्म में मिल जाए, थ्योरी में नहीं मिलेगा तो इसका न्यूमेरिकल भी आप देख सकते हैं। तो ये तुम्हें 2023 में भी मिलेगा, ठीक है। आगे वर्ताकार द्वारा फ्रेनेल विवर्तन। द्वारक होता है अपर्चर, जैसे कोई बंद कमरा और उसमें कोई छोटा सा सुराख रख दिया जाए दरवाजे के अंदर, या छोटी खिड़की हो, बड़ी खिड़की नहीं बिल्कुल छोटी खिड़की हो, तो या होल हो, तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा अपर्चर, ठीक है ना। और उससे प्रकाश क्या होगा, फैलता है, ठीक है। तो ये वर्ताकार द्वारा फ्रेनेल विवर्तन। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं, फ्रेनेल और हाँ आगे आएगा वो, फ्रेनेल और फ्राउनहोफर में विवर्तन में अंतर। तो वर्ताकार द्वारा फ्रेनेल विवर्तन, अब ये क्वेश्चन है ये कम पूछा जाता है, ठीक है। आयताकार रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन। अब एक मैंने कहा कि होल कैसा है तुम्हारा, वर्ताकार है, एक में मैंने क्या कहा, होल कैसा है, आयताकार है। तो इसके द्वारा विवर्तन, ये दोनों ही कम पूछे जाते हैं। वैसे अगर पूछे जाएंगे तो 3-3 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं इनको एक बार इम्पोर्टेंट नहीं मान रहा हूँ। अब ये देखो, सीधी तीक्ष्ण कोण द्वारा उत्पन्न फ्रेनेल विवर्तन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और ये मैं कह सकता हूँ कि 2023 में आ जाना चाहिए इसको। क्या होता है ये, तो इसके अगर बातचीत करें तो देखो यहाँ पर ये स्ट्रेट एज है, ठीक है ना, इस प्रकार से स्ट्रेट एज है, और यहाँ से प्रकाश किरण है, तो ये सामने पर्दा है। तो एक बार मैं कहूँ प्रकाश स्रोत यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस प्रकार से प्रकाश पहुँचेगा पर्दे पर, ये सामने इस प्रकार से, और इधर से पहुँचेगा तो क्या होगा, इधर तो ब्लॉक हो गया। तो अब जो परंपरागत चलता आ रहा था उसने कहा कि भाई नीचे तो प्रकाश पहुंचना ही नहीं चाहिए, लेकिन देखा गया कि, और अपन देखते भी है कि जैसे होल होता है तो इसके बराबर में ही प्रकाश थोड़े पहुंचता है, इसके नीचे भी तो आता है, हाँ, तीव्रता कम होती चली जाती है। तो इसकी व्याख्या किसने की थी सबसे पहले, और किसके द्वारा, फ्रेनेल के अर्धावर्ती कटिबंधों के द्वारा ही ये व्याख्या सारी की गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बिंदु यहाँ पर हो, यहाँ पर हो या यहाँ पर हो, तो P1 या इसको मैं कहूँ P,
ये P1 और ये कह सकता हूँ P1 डैश। तो 3 बिंदुओं पर स्थितियों का वर्णन पूछा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप देख लेना, ठीक है। और इसमें क्या आता है, तो इसके अंदर और जोन पट्टिका आती है। जोन पट्टिका, अच्छा, अर्धावर्ती कटिबंध होते हैं, उनकी एक विशेषता होती है। जैसे ये अर्धावर्ती कटिबंध इस प्रकार से प्राप्त होते हैं। अब जो प्रथम अर्धावर्ती कटिबंध है और दूसरा अर्धावर्ती कटिबंध, इनका क्षेत्रफल तो समान होता है। ये दोनों अर्धावर्ती कटिबंध हैं, इनके अंदर कलांतर होता है पाई का, यानी फेज डिफरेंस पाई का होता है। और इस फेज डिफरेंस के कारण क्या होगा, ये एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल करने में लगे होते हैं, ठीक है। तो जोन पट्टिका इसका सॉल्यूशन करती है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ब्लॉक कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई इसको काला कर दो, ठीक है, इसको काला कर दिया। इसके बाद में एक छोड़कर इसको काला कर दिया। तो इस प्रकार से ये ब्लैक करने के कारण से क्या हुआ, समान कला में प्रकाश वो मिल गया। जैसे पहले इसका मिला, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है। तो प्रथम, दूसरे, प्रथम, तीसरे, पांचवें, इस प्रकार से अर्धावर्ती कटिबंधों का प्रकाश मिला। तो ये क्या हो गई, ये कहलाती है तुम्हारी जोन पट्टिका, ठीक है। एक एकांतर क्रम को उन्होंने क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने का रीजन क्या था, क्योंकि उनमें पाई का कलांतर आ रहा था। तो ये कहलाती है तुम्हारी जोन पट्टिका। अच्छा, इसके अंदर अगर पॉजिटिव है सारे के सारे, यानी एक कला में तो होंगे। अभी कला भी कैसी होगी, तो एक में जो आपतित प्रकाश जो पहले से आ रहा था, सेम कला में अगर रहता है, तब तो वो रहता है तुम्हारा धनात्मक जोन पट्टिका। और अगर इसको ब्लॉक न करके इस इनिशियल के ठीक अपोजिट आ जाए कलांतर, ठीक है ना, यानी प्रकाश आपतित है, उससे पाई का कलांतर आ जाता है, तो वो क्या कहलाती है, ऋणात्मक जोन पट्टिका। डिफरेंस क्या है, जैसे ये मैंने ब्लॉक किए हैं, तो इसके अपोजिट को, यानी इसमें 0 पहला, अभी किस किस को किया है देखो ब्लॉक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूसरा, चौथा, छठवां सम को भी किया है। अब अगर विषम को अगर हम काले कर देते हैं, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाती है, तुम्हारी ऋणात्मक जोन पट्टिका बन जाती है, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक जोन पट्टिका, ये 1 नंबर का क्वेश्चन भी हो सकता है, 1.5 का भी हो सकता है, और अगर एक्सप्लेनेशन पूछ लिया तो 2 का भी हो सकता है, ओके। जोन प्लेट और उत्तल लेंस की तुलना, ये भी तुम्हारा 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो पूछा जा सकता है। जोन पट्टिका क्या होती है, इसकी रचना और कार्य प्रणाली अगर पूछ ली जाए तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है। तो ये मैं मान लूँ कि ये 2023 में तुम्हें पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो अब हम काउंट करते हैं इसमें क्वेश्चन कितने 1-1 नंबर के और बड़े क्वेश्चन कितने हैं। तो देखो छोटे क्वेश्चन में इसमें तो कोई न्यूटन, ये 1-2 क्वेश्चन इधर से आए, 3-4 और ये 5, ये तुम्हारी 6। ये जोन पट्टिका अकेले अगर होती है तो 6 भी हो सकता है, 6, 7, 8 क्वेश्चन है, वो तुम्हारे 1-1 नंबर या 1.5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 8 क्वेश्चन तो ये हो गए। और बड़े क्वेश्चन कितने हो गए, जो 2023 की मैं बात कर रहा था, तो एक तो माइकलसन व्यतिकरण मापी है जो पूछा ही जाएगा। इसके अलावा 1, 2 और इधर के क्वेश्चन बनते हैं 3। तो ये पोर्शन आप करते हैं तो 1, 2 और 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं। तीनों ही आसान क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है। तो जैसे अगर मैं कहूँ तो उधर उस साइड में अगर आप फ्रेनल का द्विप्रिज्म कर लेते हैं, और इधर क्योंकि माइकलसन व्यतिकरण मापी आपकी थोड़ी लेंथी पड़ती है, ठीक है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे वो करें। मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि ये 1, 2 और 3 क्वेश्चन कर ले तो आपका काम वो बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने विस्तार से यूनिट सेकंड के बारे में डिस्कस किया, जो कितने नंबर तुम्हें देगी, 2 तो शॉर्ट क्वेश्चन के और 4.5 बड़े क्वेश्चन के। और मैंने तुम्हें दोनों पोर्शन किए हैं, अब आपको एक करना है, चाहे ये कर लेना और चाहे ये कर लेना। और जो स्टूडेंट्स कंप्लीट तैयारी कर रहे हैं उनको तो कुछ छोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट नंबर 3। और यूनिट नंबर 3 जो आपकी है अभी नए पोर्शन के हिसाब से, इसका तो स्पष्ट है, एक तरफ फ्राउनहोफर विवर्तन है और दूसरी तरफ है वो ग्रेटिंग है, ठीक है ना। तो या तो आप फ्राउनहोफर विवर्तन वाला ये वाला फ्राउनहोफर विवर्तन वाला पार्ट तैयार कीजिए, नहीं तो फिर ग्रेटिंग वाला पार्ट है वो तैयार कर लीजिए, आपको जो पसंद आए वो कर लेना। अभी डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, फ्रेनल और फ्राउनहोफर विवर्तन में अंतर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक मतलब जो प्रकाश आपतित प्रकाश है उनके अंदर आपतित प्रकाश निश्चित दूरी से अगर आता है तो फ्रेनल विवर्तन होता है, और अगर अनंत दूरी से प्रकाश किरणें आती है तो फ्राउनहोफर विवर्तन होता है,
ठीक है, बाकी यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2022 में पूछ लिया गया है, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं कह सकता हूँ कि 2023 में इसको आना ही चाहिए। एकल स्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन की विवेचना कीजिए, तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए और सिद्ध कीजिए प्रथम द्वितीय उच्चिष्ट की तीव्रता है वो केंद्रीय उच्चिष्ट की तीव्रता का 1/22वां भाग होती है भैया, 1/22वां भाग होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तुम किसी भी यूनिवर्सिटी में हो ये तुम्हें 100% मिलेगा। अगर तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर का मिलेगा, अगर 4.5 का आता है तो 4.5 का मिलेगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आप तैयार कर ले। दूसरा जो है द्विस्लिट द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर ये नहीं है तो ये पूछ ही लिया जाएगा। अब इसके अंदर 4 पार्ट है, रेखा छिद्र की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है द्विस्लिट का, रेखा छिद्रों के मध्य अंतराल है, तरंग दैर्ध्य का प्रभाव और लुप्त श्रेणियों को समझाइए। ऐसे 2 ही टॉपिक है, एक तो एकल स्लिट है और दूसरा क्या है द्विस्लिट। एक और क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा है, जो है तुम्हारा वृत्ताकार द्वारक, वृत्ताकार द्वारक जिसे हम अपर्चर कहते हैं, वृत्ताकार द्वारक द्वारा फ्रॉनहोफर विवर्तन, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन ही तुम्हें उसके अंदर फ्रेनल विवर्तन में भी मिला था, लेकिन वो कम पूछा जाता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है। लेकिन ये 2022 में शेखावाटी में तो पूछ लिया गया है। अब इस पोर्शन से अगर मैं किसी कोई बच्चा मेरे को पूछेगा तो मैं कहूँगा कि एक तो तुम ये तैयार कर लो और एक ये वाला, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो तो ये तैयार कर लो। शेखावाटी में ये पहले पूछ लिया गया है तो फिर ये क्वेश्चन अपना इम्पोर्टेंट बन जाता है। ठीक है, और ये नहीं आएगा क्योंकि एग्ज़ाम है भाई, एग्ज़ाम में आप एक ही पोर्शन तैयार कर रहे हो तो पूरा ही करें। फिर अगर एकल नहीं आएगा तो द्वि आ जाएगा। ठीक है, तो जो इधर वाला पोर्शन तैयार कर रहा है तो दोनों तैयार करें। दूसरा इधर आते हैं, विवर्तन ग्रेटिंग को समझाइए। अच्छा, ग्रेटिंग होती क्या है, ये कई बार क्वेश्चन भी आपके आता होगा समझ में कि ग्रेटिंग होती क्या है। तो देखो, एक तो होती है कांच की, अपन कह सकते हैं कि कांच की प्लेट हो गई। ठीक है, और इस पर बहुत बारीक 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 रेखाएं खींच दी जाए। कितनी रेखाएं खींच दी जाए तो 1 सेंटीमीटर के अंदर करीबन 10,000 रेखाएं होनी चाहिए। सोच सकते हैं आप कितनी बारीक है। तो ये अगर खींच दी जाए तो ये जो व्यवस्था है ये क्या कहलाती है, तुम्हारी ग्रेटिंग कहलाती है। अब ग्रेटिंग कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक तो परावर्तन ग्रेटिंग और एक होती है पारगमन ग्रेटिंग। परावर्तन क्या है, अगर ये जो कांच है इसका पीछे वाला जो ये मिरर ले लिया जाए, मतलब पीछे इसके पॉलिश हो जाए, तो जो खुरदरा है उससे तो परावर्तन होगा नहीं, और जो बच गया बीच में उससे क्या होता है परावर्तन। तो परावर्तित जो तरंगे हैं उनके अंदर व्यतिकरण मिलता है। ठीक है ना, ये घटना जो होती है वो क्या कहलाती है तुम्हारी परावर्तित, यानी परावर्तन ग्रेटिंग अपन कह सकते हैं। ठीक है ना, परावर्तन ग्रेटिंग। ओके, रिफ्लेक्टेड इंग्लिश में इसको कह सकते हैं आप, रिफ्लेक्टेड ग्रेटिंग को तो ग्रेटिंग ही कहते हैं। और दूसरी क्या है पारगमन या ट्रांसमिटेड ग्रेटिंग। तो पारगमन या पारगमित ग्रेटिंग ये क्या होती है, अगर पीछे पॉलिश नहीं हो यानी सिंपल कांच लिया जाए तो फिर वो प्रकाश किरणें जो ये रेखाओं के बीच में जगह है इसमें गिरेगी तो वो क्या हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी और आगे व्यतिकरण इससे मिलता है। तो ये 2 प्रकार हो गए, ये तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब ये ग्रेटिंग समझ में आ गई होगी। अब इससे जो मैं कह रहा हूँ व्यतिकरण मिलता है तो संपोषी हो सकता है या विनाशी हो सकता है, स्पेक्ट्रम मिल गया। अब ये स्पेक्ट्रम की कुछ विशेषताएं हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब उसमें अनुपस्थित स्पेक्ट्रम है। ठीक है, एक पार्ट हो गया, कई जगह विनाशी व्यतिकरण हो जाता है तो स्पेक्ट्रम मिलता नहीं, तो अनुपस्थित स्पेक्ट्रम हो गया। किस कंडीशन में मिलता है वो तुम्हें यहाँ पर बतानी पड़ेगी। ग्रेटिंग द्वारा परिक्षेपण या डिस्पर्जन इसको हम बोलते हैं, ये भी तुम्हें देखना पड़ेगा। स्पेक्ट्रमी रेखाओं का अतिव्यापन, तो ये तुम्हें विशेषताएं देखनी ही पड़ेगी। इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, जो भी पूछा जाएगा 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। ठीक है, ग्रेटिंग द्वारा तरंग दैर्ध्य का मापन, तो ये शुरुआत से तुम करते हुए आ रहे हो। रेले की विभेदन कसौटी, ये भी तुम्हारा 1.5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाएगा। रेले की विभेदन कसौटी तो बहुत ही अच्छी है, मैं कहूँ कि 2023 में इसको पूछना चाहिए, 1 नंबर तुम्हें देगी ये। ठीक है, ग्रेटिंग और दूरदर्शी की विभेदन क्षमता, रिजॉल्विंग पावर। ग्रेटिंग और दूरदर्शी जो सिलेबस में लिख रखा है वो दूरदर्शी है, केवल दूरदर्शी यानी टेलीस्कोप।
ठीक है ना, दूर की वस्तुएं देखने के काम में आते हैं। एक होती है सूक्ष्मदर्शी जो पास की वस्तुओं को देखने के काम में आती है, तो यहाँ टेलीस्कोप काम में ली गई है। अब इसकी ग्रेटिंग की अलग है रिजॉल्विंग पावर, दूरदर्शी की अलग रिजॉल्विंग पावर है और दोनों के अंदर एक रिलेशन है, तो वो आप देखेंगे तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। अलग अलग अगर पूछा जाता है विभेदन क्षमता तो 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, इसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। तो अब देखो क्वेश्चन कितने हो गए वो काउंट करते हैं अपन। तो 1 नंबर के क्वेश्चन में इधर तो कोई सा बचा ही नहीं, इनमें से कुछ आए तो आए, एक और 2 रेले की विभेदन कसौटी, इसको ले लो तो ले लो, नहीं ये एक में नहीं पूछा जाएगा, ये तो 2 ही क्वेश्चन है तुम्हारे शॉर्ट में तो, ठीक है। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो एक तो ये ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम की विशेषता, इधर तो बचा ही यही है, एक ही बचा है, इधर तो एक क्वेश्चन है और इधर कितने हैं 2 क्वेश्चन, बाकी तुम्हारे कहीं शॉर्ट में से कहीं भी उठा लिया जाएगा। तो ये तुम्हारी हो गई यूनिट नंबर 3, जो कितने नंबर के लिए हो गई तुम्हारी, तो 2 + 4.5, ये 6.5 मार्क्स का कितना हो गया यूनिट नंबर 3। अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा सोचता है 5 में से 3 यूनिट तो उसको कम से कम करनी ही चाहिए, ताकि उसका कोई पेपर बेक नहीं रहे और उसको अच्छे से मार्क्स हो, मतलब ज़्यादा नहीं तो ये 15 नंबर तो कवर कर सके ना, क्योंकि 6.5 की एक हो रही है, तो 19-20 नंबर का मटेरियल आप 3 यूनिट में तैयार करते हैं, तो वो आराम से तुम पासिंग 15 के करीबन पहुंच जाओगे, ठीक है। तो 3, लेकिन देखना पाँचों है, क्योंकि 5 में से जो इजी लगे वो 3 करो, अगर कोई किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। और 3 में से भी अब देखो ये पोर्शन अपने जैसे डिवाइड हो रहे हैं, तो एक एक पोर्शन कर लोगे तो तुम्हारा काम है वो हो जाएगा। नाउ वी विल मूव टुवार्ड्स यूनिट नंबर 4। यूनिट 4 की बातचीत करें तो इसमें पहला आता है कि प्रकाश जो यूनिट है ये किससे संबंधित है आपकी, ये समझ लेना चाहिए आपको। ये कहलाती है ध्रुवण, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन, ठीक है ना। पोलराइजेशन क्या होता है, तो जो सामान्य श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं, तो उसमें से एक रंग डिवाइड कर ले और शेष को एलिमिनेट कर दे तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा एक वर्णी प्रकाश कहलाता है। और उसकी एक विशेष स्पेसिफिक डायरेक्शन अगर हो जाए तो वो क्या कहलाता है तुम्हारा ध्रुवित प्रकाश कहलाता है, ठीक है। स्पेसिफिक डायरेक्शन की बातचीत करें तो अब यहाँ पर कितने प्रकार का प्रकाश होता है, तो 3 प्रकार का ध्रुवण होता है, समतल ध्रुवित प्रकाश, वृत्त ध्रुवित प्रकाश और दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश। ये आपका एज इट इज क्वेश्चन है, ये 6 नंबर का 2022 में पूछ लिया गया है, ठीक है। चांसेस तो कम है, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर अकेला समतल ध्रुवित 1 नंबर, वृत्त ध्रुवित प्रकाश को समझाइए, दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश को समझाइए, तो 1-1 नंबर के क्वेश्चन 3 हो गए, ठीक है। अब दूसरा इसका उत्पादन, इसका उत्पादन कैसे होता है, तो परावर्तन द्वारा इसका उत्पादन हो सकता है, परावर्तन है रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, ठीक है ना, इसके द्वारा हो सकता है, द्विअपवर्तन के द्वारा, ठीक है ना, तो ये डिफ्रैक्शन होता है तो ये रिफ्रैक्शन होता है, ओके, इसके द्वारा, या द्विवर्णता, या अपन कहते हैं इसको पोलेराइड, ठीक है ना, ये भी अच्छा टॉपिक है, तो इसके द्वारा उत्पादन हो सकता है। अब जो पोलेराइड है ये अलग से एक टॉपिक है तुम्हारा, पोलेराइड का उपयोग बताइए, पोलेराइड क्या होता है, ठीक है ना, ये आपको देखना है 1 नंबर के हिसाब से। ये बड़ा क्वेश्चन हो गया भाई। ब्रूस्टर का नियम म्यू बराबर 10 IP, ये भी 1 नंबर का हो गया। हाइगन का द्विअपवर्तन का सिद्धांत, एकाक्षीय क्रिस्टल और द्विअक्षीय क्रिस्टल, तो ये भी 1 नंबर का हो गया। और मेलस का नियम, ये भी आपका 1 यूनिट नंबर का, यानी इधर का सारा पोर्शन किस में चला गया, 1-1 नंबर में चला गया। बड़ा क्वेश्चन क्या होगा, इसका उत्पादन है वो पूछा जा सकता है, ये बड़ा क्वेश्चन है जो पिछली बार पूछ लिया, फिर भी रिपीट हो सकता है, ठीक है। इधर का आधा पोर्शन हमारा कवर हो गया। अब दूसरी चलते हैं, ध्रुवित प्रकाश की विश्लेषण, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, मैं कहूँ कि 2023 में पूछ ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्रुवित प्रकाश का विश्लेषण बड़ा अच्छा है। डायग्राम बनाए 2 बढ़िया से, उन डायग्राम को बनाओ, फिर थ्योरी लिखो, एक मैथमेटिक्स का कुछ भी इसमें पार्ट नहीं है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। प्रकाशिक सक्रियता के नियम 1 नंबर में पूछे जाएंगे। चतुर्थांश तरंग व अर्ध तरंग पट्टिका, ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया आपका, मैं ये कहूँ तो, ठीक है। पिछली बार भी ये नहीं पूछा था, 2023 में ये पूछा ही जाएगा 110%। पिछली बार इस पर न्यूमेरिकल पूछा था, इस बार मुझे लगता है कि ये पूछा जाएगा। 1 से क्या करते हैं, वृत्त ध्रुवित को दीर्घवृत्त ध्रुवित में बदलते हैं, यानी इससे तो डायरेक्शन बदली जाती है चतुर्थांश, और 1 से क्या करते हैं हम, समतल ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन करते हैं।
ठीक है। एक ये ध्रुवण मापी का अब जो सिलेबस है उसमें तो ये दे नहीं रखा, बाकी सभी यूनिवर्सिटियों में है और इवन आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसका भी ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दो प्रकार की ध्रुवण मापी होती है। ध्रुवण मापी यानी कि ध्रुवण कितना हुआ उसको मापने का उपकरण होती है। ऐसी एक ट्यूब होती है इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसी एक ट्यूब होती है और ये इसके अंदर ये प्रकाशिक सक्रिय माध्यम है वो भरा हुआ रहता है। ये उभार क्यों रहता है, कोई हवा न रह जाए तो उसको बुलबुला निकलने के लिए जगह दी जाती है। और इसमें यहाँ पर दोनों जगह एक तो ध्रुवक लगाया जाता है इधर और एक इधर क्या लगाया जाता है, विश्लेषक लगाकर इसको क्लियर करते हैं। तो लारा की अर्धछाया ध्रुवण मापी है, इसके अंदर हाफ शेडेड, ठीक है ना, एक तरफ क्वार्ट्ज लेते हैं एक तरफ कांच लेते हैं और द्विक्वार्ट्ज है इसमें दोनों तरफ क्वार्ट्ज है वो काम में लेते हैं, क्योंकि क्वार्ट्ज किसका है, ध्रुवण यानी मतलब जो ध्रुवित प्रकाश किरण आती है उसके डायरेक्शन को चेंज करने में काम में आता है। तो ये भी आपको पढ़ ही लेना चाहिए। सपोज पिछली वाला है या ये आ सकता है इसमें क्वेश्चन, तो इस पोर्शन को आप तैयार करें। तो देखो बड़े क्वेश्चन कितने हुए अब बात करते हैं, 1 2 और 3 तो तुम्हारे हो गए बड़े क्वेश्चन, तीनों को तैयार कर ही लो भैया, ठीक है। और बाकी से छोटे क्वेश्चन कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 पोलराइड 6 7 और 8 क्वेश्चन हो गए तुम्हारे छोटे जो 2 नंबर देंगे, और बड़े क्वेश्चन हो गए 3 जिसमें से मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन वो आ जाने चाहिए और अगर इधर नहीं आता है तो फिर इधर से आ जाएगा। तो ये आपकी यूनिट नंबर 4, तो बहुत ही प्यारी यूनिट है, बहुत ही छोटी यूनिट है, तो इसको आपको कर लेना चाहिए, बिल्कुल करना ही है, ठीक है ना। अब क्योंकि विवर्तन है वो फ्रेनल और फ्राउनहोफर 2 भागों में बट गया तो उसके लॉन्ग डेरिवेशन है, लेकिन ये तो इतने छोटे छोटे डेरिवेशन है और ये 3 क्वेश्चन है ना, तीनों में कोई डेरिवेशन ही नहीं है, ठीक है ना। बहुत थ्योरेटिकल पार्ट है, ये बहुत प्यारा पार्ट है, तो इसको आप कर लेंगे तो निश्चित रूप, और ऐसा है कि एक बार कर लोगे ना तो भूलोगे नहीं तुम। डायग्राम में एक बार वो रफ में स्केच करके देख लेना, ठीक है ना। तो ये तुम्हें निश्चित रूप से 6 नंबर दे ही देंगे तुम्हारी एग्जाम में, तो इसको इस यूनिट को तो छोड़ना ही मत, पोलराइजेशन को बढ़िया से इसको कर लो, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं लास्ट यूनिट आपकी यूनिट नंबर 5। इसके अंदर क्या है, तो लेजर होता क्या है, ये सबसे एक प्यारा क्वेश्चन है। जैसे लेजर केवल अकेला हो तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यही पूछा जाता है। चस्ते हैं ना वो लाइट लाते हैं मेले से और उसको देखते हैं, कहीं पर भी निशाना लगा के देख, है ना, एकदम टिमकी सी बनती है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, फोटोना का उत्सर्जन होता है और एक साथ बहुत सारे फोटोना का उत्सर्जन होता है, सब सेम फेज के अंदर होते हैं और सेम डायरेक्शन के अंदर होते हैं। तो जो आपका प्राप्त होता है प्रतिरूप आपका, उसको हम क्या कहते हैं, लेजर लाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो लेजर इस प्रकार से इसको अपन लिखते हैं, ओके, और इसका फुल फॉर्म भी होता है। तो ये आपका अब क्या है, अवशोषण। देखो एक साधारणतः है, 2 हमारे पास में अपन इलेक्ट्रॉन के बारे में तो जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नीचे सामान्यतः परमाणु में रहता है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रहता है, अगर इसको एक निश्चित ऊर्जा का फोटोन मिले तो ये क्या होगा, यहाँ से क्या पहुँच जाएगा, यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्या है, अवशोषण, यानी फोटोन का इसने क्या किया, अवशोषण। फिर इसके बाद में स्वतः उत्सर्जन, यानी हम जानते हैं कि 10⁻⁻8 सेकंड रहता है और उसके बाद में क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। जब ये नीचे आता है तो hν फोटोन है उसको क्या करता है, रिलीव करता है। लेकिन सपोज 10⁻⁵ ही टाइम हुआ और इधर से 3-4 फोटोन इसके मित्र है वो इधर बातें करते हुए आ गए, तो इसको देखकर ये भी क्या सोचेगा कि मैं भी चला जाता हूँ, तो इनके साथ हो लेता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है, इसको क्या कहते हैं, साथ होने के लिए इसको कहते हैं उद्दीप्त उत्सर्जन, या हम कहते हैं स्टिम्युलेटेड एमिशन, ओके। तो ये आपका एक परमाणु के लिए होता है, तो परमाणुओं में ये उत्सर्जन चलता रहता है। तो ये आपका अवशोषण हो गया, स्वतः उत्सर्जन, और उद्दीप्त उत्सर्जन एक आपका पार्ट हो गया, ठीक है। लेजर का यही सिद्धांत है, समष्टि प्रतिलोमन, समष्टि, या इसको कहते हैं पॉपुलेशन इन्वर्जन भी कहते हैं इसको, पॉपुलेशन इन्वर्जन, ठीक है ना। क्या होता है पॉपुलेशन इन्वर्जन, नॉर्मली हम जानते हैं कि परमाणु जो रहता है उसके नीचे जो संयोजकता है इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो क्या रहते हैं, कम रहते हैं। यानी इधर 2 हैं तो इधर क्या है, 4 है। लेकिन ये जो
समष्टि प्रतिलोमन है ये क्या कहता है कि नहीं भैया ऐसी बात नहीं है, ठीक इसका अपोजिट है। मतलब यहाँ वाले भी कहाँ चले गए, यहाँ तो 2 ही रहे और यहाँ पर क्या हो जाए 6 हो जाए 5 हो जाए, यानी इससे ज़्यादा ऊपर चले गए। मतलब समझ रहे हैं आप कि परमाणु की कक्षाओं में तो कम इलेक्ट्रॉन और सारे बाहर नाच रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं। तो क्या ऐसा संभव है क्या? लेकिन लेज़र में वास्तव में ऐसा ही होता है। और फिर ये एक साथ, जैसे यहाँ पर 5 थे और इधर से 3-4 और आ गए, तो ये 3-4 तो ये फोटोन और एक साथ सारे के सारे नीचे आएंगे, तो इसमें एच म्यू फोटोन का अपन कहें बाढ़ सी आ जाएगी, बहुत ज़्यादा इनकी संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो इसका ये संख्या यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर ज़्यादा होना है, यही क्या कहलाता है तुम्हारा समष्टि प्रतिलोमन है वो कहलाता है। और ये लेज़र का बहुत ही कॉमन सिद्धांत है जो आप काम में लेते हैं, एग्जाम में आए नहीं आए आपको समझना भी चाहिए और एग्जाम में भी आएगा। अब देखो पिछली बार जो क्वेश्चन आया था लेज़र के सिद्धांत समष्टि प्रतिलोमन को समझाते हुए लेज़र प्रक्रिया के प्रतिबंध ज्ञात करो, ये 2022 में तुम्हारा 6 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछ लिया गया था। फिर भी रिपीट हो सकता है, डरो नहीं, ठीक है। CO2 लेज़र है, ये भी आपका 2022 में पूछ लिया गया था। ओके, तो बच गया कौन सा, रूबी लेज़र पूछेगा, नहीं तो हीलियम लेज़र 2023 में इसको पूछना ही पड़ेगा, इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो 2 लेज़र तुम्हें तैयार करने, या तो रूबी लेज़र या हीलियम नियॉन लेज़र। ये तो एक आइंस्टीन गुणांकों में सहसंबंध है, ये भी देख लेना भाई, 1 या 1.5 नंबर में ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। पॉपुलेशन इन्वर्जन है, ये आपका क्या है 1 नंबर, और ये भी सारे उद्दीप्त उत्सर्जन 1-1 नंबर के क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। होलोग्राफी, अब पिछली बार होलोग्राफी क्या होता है, आप बुक लेकर आते हैं, अगर ऑथेंटिकेशन है उसका पता कैसे है, तो उस बुक के पीछे एक चमकने वाली वो लगी होती है और उसको आप लाइट में घुमाते हैं तो अलग अलग एंगल पर उसका पब्लिशर का नाम वगैरह दिखता है, तो वो क्या है आपका होलोग्राम है। अब उस होलोग्राम का निर्माण है तो वो है होलोग्राम का निर्माण, और आप उसको लाइट में घुमाते हैं और अलग अलग इमेज उसमें बनती है, वो क्या है इसका प्रतिबिंब है। तो पिछली बार होलोग्राम का निर्माण है, ये 2022 में पूछा गया था। अब ये प्रतिबिंब का निर्माण है, ये भी पूछा जा सकता है, ये रिपीट भी हो सकता है। इसके अनुप्रयोग है, ये तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। बच गया कौन सा, ऑप्टिकल फाइबर। तो आजकल जो आप नेट की स्पीड देख रहे हो ना बहुत ज़्यादा, और वो भी लगता है कि यार वो मिल जाए मुझे, ब्रॉडबैंड मिल जाए तो क्या मज़ा आ जाए, कितनी स्पीड रहती है। तो वो सारा किसका परिणाम है, ये महाराज बैठे ना या प्रकाशीय तंतु, इनका ही परिणाम है। और आप जगह जगह देखते हो एक छोटा सा पत्थर दिखता है और उसके ऊपर लिखा हुआ होता है OFC, ओ माय गॉड नहीं है, ये OFC है, ऑप्टिकल फाइबर केबल है। और उसमें आप जब वो लगाते हैं तब भी आप देखते हो कि इसमें बहुत बारीक 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 वो क्या होते हैं, रेशे से होते हैं, और उनके अंदर कांच की फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर है वो होता है, ठीक है ना। और इसमें एक पूर्ण परावर्तन का सिद्धांत होता है शायद, जो हीरे में काम करता है, पूर्ण परावर्तन का सिद्धांत, ये इसके लिए लागू होता है, ये भी आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा ऑप्टिकल फाइबर हो गया, इससे भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। पूर्ण परावर्तन का सिद्धांत होता है या ऑप्टिकल फाइबर से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। सोपानी अपवर्तनांक तंतु, ये 2 होते हैं, इसके सोपानी होते हैं और प्रवणता होते हैं। तो दोनों में से कोई सा अगर ये पूछा जाता है तो ये तुम्हारा 3 नंबर का होगा, और अगर प्रकाशीय तंतु पूछा जाता है तो 1-1.5 नंबर में भी निपटा देगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये यूनिट है वो सारी डिस्कशन कर ली। ये हमने 5 यूनिट का पूरा प्रकाशिकी है आपका डिस्कस किया है, काफ़ी लेंदी था, मैंने बहुत प्रयास किया है कि आपको इजी बना सकूं। कैसा आपको लगता है तो इसको कमेंट करें, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत होती है, वैसे अपने ऑप्टिक्स का काफ़ी सारे क्वेश्चन सोल्व करके भी उसमें डाल रखे हैं, वो भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको किसी क्वेश्चन की विशेष आवश्यकता हो तो आप कमेंट में लिखेंगे, तो हमारी टीम प्रयास करेगी कि वो टॉपिक आप तक पहुँचाया जाए। सारा तैयार कर रहा है उसके लिए ये बहुत इजी है, उसको सारे क्वेश्चन मिल गए। जिसको कुछ भी नहीं पता है उसको 2 यूनिट 3 यूनिट भी कर लेगा तो उसका काम है वो निकल जाएगा। और आधा पोर्शन करें तो एक पोर्शन से हमारे 2-2 क्वेश्चन है वो बन जाएंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, थैंक यू सो मच।